हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर है 7 और इस चैप्टर का नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि अब तक हमने जो 6 चैप्टर पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं। तो 6 चैप्टर में हमने देखा है मेवाड़ का गोहिल वंश, ढूंढाड़ के कछवा वंश, कछवा राजवंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ये 7वां टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सभ्यताओं में हमारी जो पहली सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ जिले में आती है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? तो पंजाबी, और पंजाबी ऑप्शन में नहीं होने पर सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा शब्द का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो कालीबंगा सभ्यता की 6 विशेषताएं हैं। यह नगरीय सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता, साक्षर सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, समकोण पर स्थित है और मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। तो ये जो सभ्यता है इसके बारे में हम और देखते हैं कि शिवालिक पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश में, इसमें काली खोह नामक जो पहाड़ी है इससे घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी के 6 उपनाम हैं: मृत नदी, नाली नदी, पाट नदी, नट नदी, द्रष्टद्वती नदी और छठा नाम है प्राचीन सरस्वती नदी। तो घग्गर नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? मृत नदी, नाली नदी, पाट नदी, नट नदी, द्रष्टद्वती नदी और प्राचीन सरस्वती। तो ये जो घग्गर नदी है काली खोह की पहाड़ी शिवालिक पर्वत से निकली, यह राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और राजस्थान से पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती हैं, जहाँ इसे हकरा कहा जाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। और हनुमानगढ़ जो ज़िला है हमारे राजस्थान में, इसमें घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई एक सभ्यता जिसका नाम है कालीबंगा। और कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी, जबकि इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। इसका उत्खनन कार्य 1961 से 1969 तक 4 लोगों ने किया। 4 लोग कौन कौन हैं? बीबी लाल, बीके थापर, जेपी जोशी, एमडी खर्रे। तो 4 लोग कौन कौन हैं? बीबी लाल, बीके थापर, जेपी जोशी, एमडी खर्रे। इन लोगों ने इस कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। कालीबंगा सभ्यता के उपनाम क्या क्या हैं? तो दीनहीन बस्ती, प्राक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, दशरथ शर्मा ने कहा। तो दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। और इसके 2 उपनाम और कौन कौन से हैं? तो दीनहीन बस्ती और प्राक हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो 5 स्तरों में किया, जिससे पहला और दूसरा दोनों स्तरों में यहाँ से हड़प्पा पूर्व के साक्ष्य मिले, यहाँ से कच्ची ईंटों के से निर्मित भवन मिले, ऊँट की अस्थियाँ मिली और विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो ये जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले वो दक्षिण पूर्व दिशा से प्राप्त हुए। अन्य जो 3 स्तर हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, तो इन तीनों स्तरों में क्या हुआ कि कालीबंगा से विकसित हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले और पूर्वी टीले या नगर टीले की जानकारी मिली। अब एक क्वेश्चन है, गंगानगर से दक्षिण पूर्व में सरस्वती नदी तथा गंगानगर के दक्षिण पश्चिम में द्रष्टद्वती नदी बहती है। तो प्राचीन काल में इस भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था।
घग्गर नदी के बाईं ओर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट ऑफ सरस्वती रिवर किसका कार्य है? तो इसका आंसर है ऑरेल स्टेन का। द सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट ऑफ सरस्वती रिवर, ये कार्य है ऑरेल स्टेन का। कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ से साक्ष्य मिले आरंभ में नालियों का निर्माण लकड़ी या बांस से हुआ। यहाँ से पक्की ईंटों से निर्मित नाली भी प्राप्त हुई। भवनों में दरारें मिली, अलंकृत ईंटों युक्त आंगन मिले, व्याघ्र या चीते की मुद्रा मिली जिसके दूसरी ओर महिला का चित्रण था। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तंदूर वाला चूल्हा मिला, एक एकल परिवार था, लकड़ी की खिलौना गाड़ी मिली यानी लकड़ी की खिलौना गाड़ी मिली यानी काष्ठ कला का भी प्रचलन था। 7 आयताकार हवन कुंड या अग्नि वेदिका मिले जिनसे जले हुए जानवर की अस्थियां मिली, यानी कि यहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था। एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे, यानी कि हाइड्रोस्पेलिस रोग के साक्ष्य मिले। इस हाइड्रोस्पेलिस रोग को और क्या कहते हैं? तो जल कपाली रोग या पुरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 छेद से हम यह भी कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा में दक्षिण पूर्व की दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। गेहूँ, चना, जौ, सरसों अर्थात संयुक्त फसल की जानकारी मिली। कालीबंगा की कृषि पद्धति थी वर्ग जाल पर्वतीय पद्धति, जिसे गिरियो पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा के उत्खनन में के.एम. श्रीवास्तव और एस.पी. जैन ने बीबी लाल का सहयोग किया। कालीबंगा से पशु की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बीबी लाल ने घोड़े की मूर्ति कहा है। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया तथा इन्हीं मृत भांडों पर हिरण, मछली, बतख और फूल पत्ती का अंकन था। ज्यामितीय आकृतियां यानी त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत आदि। कालीबंगा से पशु पक्षी के स्वरूप वाले मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए। कालीबंगा से मिट्टी की मोहरें, हाथी दांत की चूड़ियाँ, तोल के बाट या माप, तांबे की चूड़ी और गाय के मुख वाले प्याले तथा एक कब्र से कांस्य का आईना प्राप्त हुआ। कालीबंगा से एक कब्र से कांस्य के आईने के साथ साथ टेराकोटा का पैमाना प्राप्त हुआ। और कालीबंगा जो है इसके बारे में इसे हमने 2 भागों में बांटा था, जिसमें हमने देखा था कि एक था पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला भी कहा गया और दूसरा था पूर्वी टीला यानी नगर टीला। तो पश्चिमी जो टीला है इसे भी 2 भागों में बांटा गया, जिसमें उत्तरी भाग में साभ्रांत वर्ग या प्रशासक वर्ग निवास करता था और दक्षिणी भाग में 2 रक्षक कक्ष थे। और ये जो भाग हैं मिड पद्धति, इसकी बसावट की पद्धति कौन सी है? तो मिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति के नाम से इसे जाना गया। कालीबंगा से आयुध प्राप्त नहीं हुए। आयुध यानी कोई भी लड़ाई के जो औजार होते हैं वो प्राप्त नहीं हुए, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से के जो निवासी हैं वो शांति प्रिय थे। और जो दूसरा भाग है पूर्वी टीला या नगर टीला, जो समकोण पर बना हुआ है और घर के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर थे।
कंकड़ पत्थर युक्त सड़कें मिली, एक पत्ते वाले दरवाजे होते थे और कालीबंगा में ये कंकड़ होने की वजह से हम कह सकते हैं कि कालीबंगा में सर्वप्रथम सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया। आरंभ में भवनों का जो निर्माण है वो कच्ची ईंटों से किया जाता था और बाद में पक्की ईंटों से इनका निर्माण किया गया। और ये जो ईंटें थी इनका माप था 4:2:1 या हम कहें 30:15:7.5 4:2:1 यानी आधा होता जा रहा है। तो लंबाई थी 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1 या 30:15:7.5 इस प्रकार से इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। कालीबंगा दोहरे परकोटे नुमा सभ्यता थी। कालीबंगा में दीवारों का चिनाई कार्य इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर आधारित था। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम कैसा होता है, जैसा अभी भी हमारे दीवारें बनती है तो 2 ईंटों के ऊपर एक ईंट इस तरह से जो जमाई जाती है वो है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। 3 ईंट, उसके ऊपर 2 ईंट, उसके ऊपर 1 ईंट, इस तरह से जो ईंटें रख के दीवार चिनाई की जाती है वैसे ही पहले इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर की जाती थी। कालीबंगा से 3 प्रकार की कब्रें मिली, आयताकार कब्र, अंडाकार कब्र या इसे चिरायु कब्र भी कहा जाता था और तीसरी है गोलाकार कब्र। तो आयताकार कब्रें मिली 5, अंडाकार या चिरायु कब्र 15, गोलाकार कब्र 17। तो टोटल 37 कब्रें प्राप्त हुई, 37 कब्र प्राप्त हुई। कालीबंगा में मृतक के पैर दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी, आंशिक शवदान विधि, कलश शवदान विधि और पूर्ण शवदान विधि। शवादान, आंशिक शवादान विधि, कलश शवादान विधि और पूर्ण शवादान विधि 3 प्रकार के जो अंतिम संस्कार की विधियाँ थी। C14 यानी कार्बन 14 के अनुसार कालीबंगा की आयु 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा के विनाश का कारण था भूकंप। कैनेडी साहब के अनुसार कालीबंगा के विनाश का कारण महामारी था। जॉर्ज एफ डेल्स के अनुसार कालीबंगा के विनाश का कारण घग्गर नदी का मार्ग परिवर्तन था। अमलानंद घोष के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का विकास बीकानेर से हनुमानगढ़ तक फैली सोंथी ग्रामीण संस्कृति से हुआ है, जिसे कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को 4000 वर्ष से भी पूर्व की सभ्यता बताया। कालीबंगा कांस्ययुगीन सभ्यता है। कालीबंगा में सिंधव लिपि या वुस्तोफिदन लिपि का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के समकक्ष सिंधुकालीन सभ्यता स्थल था कोट डिजी, पाकिस्तान। तो कालीबंगा के समकक्ष सिंधुकालीन सभ्यता स्थल कौन सा था, तो कोट डिजी जो पाकिस्तान में पड़ता है। कालीबंगा से विकृत अंग वाले व्यक्ति के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से विकृत अंग वाले व्यक्ति के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से प्रतीकात्मक शवादान की जानकारी मिली। राजस्थान में से प्राप्त नवीनतम सिंधु सभ्यता स्थल कर्णपुर, हनुमानगढ़ है। आहड़ सभ्यता उदयपुर। अगली जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। उत्खनन कार्य किया 2 बार, 1955-56 में RC अग्रवाल ने और दूसरी बार 1961-62 में 2 लोगों ने, HT साकलिया ने जो मुख्य उत्खननकर्ता थे, और इनका साथ दिया BN मिश्र ने। अब जो आहड़ सभ्यता है इसका विकास कैसे कहाँ हुआ, तो उदयपुर में घोगुंदा की पहाड़ी
से आयन नदी निकलती हैं जो आगे चलकर उदय सागर झील में मिल जाती हैं। उदय सागर झील से निकलकर इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है और आगे यह बनास नदी में जा मिलती है। तो बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के उपनाम हैं बनास संस्कृति, मृतभांडों की सभ्यता, ताम्रवती नगरी जो इसका प्राचीन नाम है, और धूलकोट के नाम से इसे जाना जाता है। आहड़ से लेपिस लाजुली के साक्ष्य मिले। लेपिस लाजुली क्या है? तो यह ईरान में पाया जाने वाला एक पत्थर है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले उससे हम कह सकते हैं कि यह ग्रामीण सभ्यता थी और पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। कालीबंगा नगरीय और मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि आहड़ सभ्यता ग्रामीण और पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। एक घर से 6 चूल्हे मिले, जिसमें एक 2 मुंह वाला चूल्हा भी था। संयुक्त परिवार था या सामूहिक भोज की जानकारी मिली। धान के साक्ष्य मिले। कृषि से परिचित थे, यानी गेहूं, चावल और ज्वार की यहाँ खेती होती थी। पूजा की थाली मिली। अन्न भंडारण हेतु गोरे या गोठे या ओवरी या कोठे मिले। बिना हत्थे का जल पात्र मिला। बाट या माप मिले। व्यापार या वाणिज्य की जानकारी मिली। लाल व कृष्ण चित्रित मृतभांड मिले। ऐसे ही मृतभांड मेसोपोटामिया ईरान से मिले। आहड़ वासियों का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध था, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मृतभांड मेसोपोटामिया में मिले। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली। ताम्र उपकरण मिले, जिसमें अंगूठी, चूड़ी, त्रिशूल व कुल्हाड़ी थे। 6 यूनानी ताम्र मुद्रा व 3 मोहरें मिली, जिन पर यूनान के देवता अपोलो का चित्र था। आहड़ ताम्रवती नगरी सभ्यता थी। तांबे की चीज़ें मिली, यानी ताम्रवती नगरी सभ्यता थी। सूती कपड़ा मिला, जिस पर ठप्पा या दाबू प्रिंट था। यहाँ के लोग रंगाई छपाई से परिचित थे। ठप्पा और दाबू प्रिंट की चीज़ें मिली, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ रंगाई छपाई से भी लोग परिचित थे। और वर्तमान में ठप्पा और दाबू प्रिंट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। मिट्टी के मनकों से बने आभूषण पहने जाते थे। आहड़ में मृतक के पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। आहड़ में मृतक को आभूषणों सहित दफनाया जाता था। आभूषण जो थे उनको पहनाए हुए ही मृतक को दफनाया जाता था। आहड़ से बेल के मृण मूर्ति मिली। बेल की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली, जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई। कार्बन 14 के अनुसार आहड़ सभ्यता की जो आयु मानी जाती है वो है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ के विनाश का कारण प्राकृतिक प्रकोप था। आहड़ लगभग 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। आहड़ से सीलबट्टा यानी जो चटनी बाटने का पत्थर होता है वो भी मिला। आहड़ का उत्खनन 8 स्तरों में हुआ, जिनमें से चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। आहड़वासी हाथी, बैल, गेंडा और कुत्ता आदि जानवरों से भी परिचित थे। आहड़वासियों की आय का स्रोत कृषि और पशुपालन, धातु के उद्योग थे। आहड़वासी आवासीय भवनों की नींव में ईंटों का प्रयोग करते थे तथा ईंट व पत्थर से निर्मित भवन आहड़ से प्राप्त हुए। आहड़वासी भवनों, दीवारों और नींव को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़ों का सम्मिश्रण प्रयोग में लाते थे, और जो क्वार्ट्ज है वो अजमेर में निकलता है। आहड़ में भवनों की दीवारें और ईंटें
धूप में सुखाई जाती थी, यानी आग में नहीं सुखाकर धूप में सुखाते थे। आहड़ में पानी के निष्कासन हेतु चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया जाता था। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जो कि है सीकर में विकसित हुई। सीकर झुंझुनू में इसका खोज कार्य 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने किया। उत्खनन 1977-78 में आर.सी. अग्रवाल ने और विजय चंद्र अग्रवाल ने किया। यह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। इसके उपनाम है ताम्र जननी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के नाम से भी गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। इसकी आयु 2800 ईसा पूर्व मानी जाती है। गणेश्वर से कृपस्वर्णी या ऋषभवर्णी यानी काले व नीले रंग से चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। गणेश्वर से 99% शुद्ध तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई। यहाँ से साक्ष्य मिले। आरंभ में भवनों का निर्माण पत्थरों से निर्मित बांध मिले। दैनिक जीवन की वस्तुएं यानी कि थाली, कटोरा और गिलास मिले। मछली पकड़ने का कांटा मिला, यानी यहाँ पर मछली भी पकड़ी जाती थी। कांतली नित्यवाहिनी नदी थी। ये नित्यवाहिनी नदी थी, इसीलिए यहाँ मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता था। ताम्र उपकरण मिले, जिसमें तीर, प्याला, भाला और सुई थे। तांबे के बने हुए तीर, प्याला, भाला और सुई ये मिले। बाणाग्र क्या होता है, तो तीर के आगे का जो नुकीला भाग है वो बाणाग्र कहलाता है, ये भी मिले। यहाँ के लोग शिकार करते थे, यानी कि यहाँ शाकाहार और मांसाहार दोनों किया जाता था, यानी सर्वाहारी थे। गणेश्वर से सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों को तांबे का निर्यात किया जाता था। अगली जो सभ्यता है वो है बालाथल सभ्यता, जो है उदयपुर में। बालाथल सभ्यता उदयपुर की खोज 1962-63 में बी.एन. मिश्र ने की और उत्खनन कार्य 1993 में बी.एन. मिश्र के निर्देशन में 5 लोगों ने किया उत्खनन कार्य। तो कौन कौन है 5 लोग? R.K. मोहंती, B.S. शिंदे, जीवन राम खरगवाल, ललित पांडे और श्रीदेव कोठारी। तो बी.एन. मिश्र के सहयोगी थे 5, R.K. मोहंती, B.S. शिंदे, जीवन राम खरगवाल, ललित पांडे, श्रीदेव कोठारी। इन लोगों ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। यहाँ से 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई, यानी लोह युग से संबंध है। यहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ, जिस पर बुनाई कार्य था। यहाँ से कर्णफूल और लटकन नामक आभूषण प्राप्त हुए। तो कर्णफूल और लटकन कहाँ पहने जाते हैं? कान में। तो ये यहाँ से प्राप्त हुए। बालाथल निवासियों की आय का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन और आखेट था। यहाँ से 11 कमरों वाला भवन प्राप्त हुआ। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, तीर, बाणाग्र, छेनी आदि प्राप्त हुए। बेल और कुत्ते की मृण मूर्ति प्राप्त हुई। बेल और कुत्ते की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। गाय और बैल का पशुओं के रूप में पालन करते थे। गेहूँ, जौ, सरसों और मूंग की फसल से परिचित थे। यहाँ से नलकूप प्राप्त हुए, जो संभवतः बालाथल का लोह युग से संबंध प्रदर्शित करते हैं। अगली सभ्यता है बेराठ सभ्यता, जो कोटपुतली में है। बेराठ की जो पहाड़ी है, यहाँ पर अर्जुन के बाण से एक नदी प्रवाहित हुई, जिसका नाम है बाणगंगा। बाणगंगा नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, जिसका नाम है बेराठ सभ्यता। और इस बेराठ सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले हम देखें कि बेराठ की पहाड़ी पर और क्या क्या स्थित है। तो बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, भोमली डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी नामक 5 पहाड़ियाँ हैं और एक महल भी है, कीचक महल यहाँ पर स्थित है।
बेराट सभ्यता की खोज 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, उत्खनन 1961-62 में नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने और शासन किया था। बेराट में 4 लोगों ने शासन किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य और मिनांडर जो हिंदू यूनानी या इंडो ग्रीक था, इसने शासन किया। और चौथा है मिहिर कुल जो हुण जाति से था, इसने शासन किया। सत्यप्रकाश शर्मा के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर जो कुछ खोया, बेराट को खोजकर उससे कहीं अधिक प्राप्त कर लिया। राय बहादुर दयाराम साहनी के अनुसार मिहिर कुल बेराट का विनाशक था। बेराट सभ्यता राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसकी खोज स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व तथा उत्खनन स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हुआ। भगवान बुद्ध द्वारा राहुल को दिए गए उपदेशों की जानकारी कई ग्रंथों से मिली तथा इन ग्रंथों का उल्लेख भाब्रू शिलालेख में किया जाता है। ये पुस्तकें हैं उपदेश पसीन, दूसरी पुस्तक है अनागत भयानी, तीसरी पुस्तक विनय समुकन, चौथी पुस्तक है मौनेय सुते, पांचवी पुस्तक थेरी गाथा, छठी मुनि गाथा और सातवीं है राहुलोवादे सुते अधिगच्छ। बेराट से अशोक के बुद्ध मठ व बुद्ध स्तूप मिले। बेराट से बुद्ध की प्रतिमा मिली जो कि राजस्थान की में प्राप्त बुद्ध की प्रथम प्रतिमा थी। बेराट बुद्ध धर्म से संबंधित राजस्थान का सबसे प्राचीन केंद्र था। बेराट से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई जिसमें अनुमानतः बुद्ध की अस्थियां थी। बेराट से आकर कलश पात्र मिले। आकर कलश पात्र शैली के मृदभांड प्राप्त हुए, यानी आकर कलर पात्र शैली के मृदभांड मिले। तो आकर कलर पात्र शैली का क्या अर्थ है? यह ताम्र युग से संबंधित है। इसमें पात्रों को ठीक से पकाया नहीं जाता था और हाथ लगने पर मिट्टी झड़ने लगती थी। ठीक से पकाया नहीं जाए तो इसे पकड़ने पे क्या होता है, मिट्टी झड़ने लगती है। बेराट की यात्रा चीनी यात्री हेनसांग ने की। यह भारत आया। हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया। राजस्थान में सर्वप्रथम आया था भीनमाल। हेनसांग के उपनाम हैं 3 यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। इसकी पुस्तक है सीयू की। कुछ नगरों को नाम दिए थे इसने। बेराट को पारयात्र, भीनमाल को पिलोमोली। और हेनसांग ने बेराट में बुद्ध मठों की 8 संख्या बताई थी। 8 बेराट से 6-7 कमरों वाला खंडहरनुमा भवन प्राप्त हुआ जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने बुद्ध मठ की संज्ञा दी। बेराट से लोहे के उपकरण बनाने के औजार प्राप्त हुए जो कि बेराट का लौह युग से संबंध प्रदर्शित करता है। बेराट से मिट्टी से बने पूजा पात्र, मटके, थालियाँ, खप्पर आदि प्राप्त हुए। खप्पर क्या होता है? जब मिट्टी का जो मटका होता है वो फूट जाता है तो उसे खप्पर कहते हैं। तथा बेराट के मृत भांडों पर स्वास्तिक चिन्ह और त्रिरत्न चिन्ह अंकित था। बेराट प्रागैतिहासिक काल के मानव का आकर्षण केंद्र था। बेराट से प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, महाभारत काल, बुद्ध संस्कृति, मौर्य संस्कृति और लौह युग से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। बेराट से प्राप्त ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो के समान थी। बेराट से श्री केशव राय मंदिर प्राप्त हुआ जो भगवान कृष्ण के विराट रूप को प्रदर्शित करता है। बेराट में शंख लिपि का प्रचलन था। बेराट से बुद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित साक्ष्य मिले। बेराट से
कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में भाब्रू शिलालेख की खोज की बेराट बीजक डूंगरी से, है ना। तो भाब्रू शिलालेख वर्तमान में स्थित हैं कलकत्ता संग्रहालय में। इसकी भाषा थी प्राकृत, लिपि ब्राह्मी और इसमें अशोक ने कहा, मैं बुद्ध धम्म संघ में अटूट आस्था रखता हूँ। इसमें अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया। बेराट में सूती कपड़े से लिपटी 36 मुद्रा मिली, जिससे 28 थी इंडो ग्रीक मुद्रा, जिससे 16 मुद्राएं थी मिनांडर की और 5 पंच मार्क मुद्राएं प्राप्त हुई। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। चांदी की मुद्रा है और आहत मुद्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, सभ्यताएं। तो हमने जो भी हमारे सिलेबस में सभ्यताएं हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। और इसी के बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, अगले जो एपिसोड में हम पढ़ेंगे वो रहेगी प्रशासनिक व्यवस्था। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। कमेंट्स करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और जिन लोगों को सुनने की आदत है, काम करते हुए सुन कर पढ़ते हैं, तो वो वीडियो की स्पीड को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके सुन सकते हैं। और किसी को देखकर पढ़कर याद करने की आदत हो तो वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर पढ़ भी सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो में जो भी लिखा हुआ दिखता है वो साफ नज़र आने लगेगा। तो आप अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं। Thanks for watching. Keep reading, keep learning, and keep watching. Bye bye.